मुझे ना रात को ना उन्होंने 2 बजे उठाया, मुझे कहते आओ आज मैं तुम्हें एक शादी दिखा के लाता हूँ। शादी दिखा के लाता हूँ रात को 2 बजे। तो अब देखते क्या हैं, उधर तख्तो ताज लग रहे हैं, इतने इतने से भालू से हैं, उन्होंने पकड़े हैं, जा रहे हैं, रख रहे हैं, तख्तो ताज जोड़ रहे हैं, देगें पक रही हैं, वो हंस रहे हैं, उनके मुँह से आग गिर रही है, शादी का माहौल बना हुआ है पूरा। तो आसिफ, जब आप तदफीन करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको खौफ आया हो? कई दफ़ा देखते हैं कि मैयत उतारते हुए एकदम दिल अजीब हो जाता है, या कई दफ़ा कब्रों को देखते हैं कि वो एकदम से खुल जाती हैं। तो कोई ऐसा वाक़या भी बताइएगा जो आपकी नज़र से गुजरा हुआ? कि आप कह लें मेरे सर पे उतने बाल नहीं शायद जितनी मैयतें दफन कर चुका हूँ। तकरीबन कोई 7-8 की औसत से रूटीन में मैयतें जो दफन करता हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा, और डिजिटल पाकिस्तान देखने वाले तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम ना सिर्फ लाहौर पंजाब बल्कि पाकिस्तान और एशिया के कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं कि बुजुर्गान दीन, शोहदा और हमारे दीगर फहरिस्त की ऐसी नामवर शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बारे में सब सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिए चलते हैं आपको गोरकन की जानिब, और उनसे पूछेंगे बहुत ज़्यादा सवालात जिनके जवाबात आप जानना चाहते हैं। तो लिए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम कदीमी कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हैं, और हमारे साथ जो गोरकन मौजूद हैं उनकी पैदाइश भी यहीं पर हुई है। तो लिए चलते हैं आपको आसिफ अली के पास, और उनसे जानते हैं कब्रिस्तान के ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात जो आप सुनना भी चाहते हैं और उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। तो लिए चलते हैं आसिफ अली के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आसिफ, कैसे हैं आप? जी खैरियत से। अच्छा आसिफ, जब से आपकी पैदाइश हुई, आपने होश संभाला, तो आपने अपने आप को मियानी साहब ही पाया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि कितने जनाजे, कितनी मैयतें आपने अपने हाथों से दफनाई हैं? जी मैडम, जो ना 1998 में मैंने अपनी ज़िंदगी में कैरियर में पहली मैयत दफन की थी। तो उसके बाद अब तक कोई आप कह लें मेरे सर पे उतने बाल नहीं शायद जितनी मैयतें दफन कर चुका हूँ। तकरीबन कोई 7-8 की औसत से रूटीन में मैयतें जो दफन करता हूँ। तो ऐसे ही है, बस चल रहा है सिलसिला। जैसे जैसे ज़िंदगी के दिन गुजरते हैं वैसे ही समझ लें आप तादाद बढ़ रही है, ज़ाहिरी बात है। तो आसिफ, जब आप तदफीन करते हैं तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको खौफ आया हो? कई दफ़ा देखते हैं कि मैयत उतारते हुए एकदम दिल अजीब हो जाता है, या कई दफ़ा कब्रों को देखते हैं कि वो एकदम से खुल जाती हैं। तो कोई ऐसा वाक़या भी बताइएगा जो आपकी नज़र से गुजरा हुआ? अक्सर ऐसे हो जाता है। अब कोई कब्र हम दफन करते हैं, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कब्र दफन की है, हमने चाहे इसकी कब्र खुली सी बनानी है, ये बंदे अच्छे हैं, इन्होंने हमसे प्यार से डील किया, मोहब्बत से किया है, तो इनकी कब्र अच्छी बननी चाहिए। पूरी कोशिश भी की है, फिर भी वो तंग बन गई है। ये कुदरती मामलात हैं। और जिनकी चाहे ना बस ठीक है यार फटाफट कर दो, वो खुली हो गई है। तो बाज़ टाइम ऐसा होता है, नज़र आ रहा है कब्र तंग बन गई है यार, मैयत अब आ रही है, जब मैयत को बीच लटाते हैं तो खुली बेहतरीन। ये कुदरती निज़ाम होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। कब्रें खुली और तंग अल्लाह नहीं करनी है। आसिफ, कोई ऐसा भी तो वाक़या होता है जिसमें एकदम खौफ आ जाता है? कई दफ़ा कुछ आवाज़ होती है या जन्नात की सूरत में होता है, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि कब्रिस्तान में स्पेशली कि मगरिब के बाद नहीं आना, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो आपका तो एक टाइम पीरियड यहाँ पर गुजरा है, आपने कुछ ऐसा वाक़या देखा? जी मैं ना, ये 2005 की बात है। तो एक कब्र में उस वक्त कच्ची कब्रें ज़्यादा निकलती थी, कच्ची कब्र निकालने के लिए गया मैं। इधर हमारे पास ना ईद मोहम्मद सरकार का मज़ार है, उसके पाँव में ना एक डिच थी, उसके सर की तरफ मैंने कब्र निकालनी थी। तो कोई रात को 12:30-1 बजे का टाइम हो गया। अब मैं अकेला ही, मैंने औजार अपने पकड़े कई और बोली उधर गया हूँ मैंने खुदाई शुरू की। जैसे ही मैं खुदाई के लिए कई पकड़ कर, आवाज़ आ रही है डिच में से बच्चा रोने की। मैं रुक जाता, जब फिर शुरू करूँ फिर आवाज़ आनी शुरू हो जाए बच्चा रोने की। आस्ता आस्ता खौफ बढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा यार अभी इधर से जाना ही मुनासिब है। मैं आ गया अपने वापस। इधर हमारे उस्ताद हैं, वो बुज़ुर्ग हैं काफ़ी, तो उनको मैंने बताया। उन्होंने कहा अच्छा किया उधर से आ गए हो तुम, उधर ना हवाई चीज़ें हैं डिच में, तो वो रात को डिस्टर्ब होती हैं, रात को उधर काम ना किया करो। ऐसे वाक़ई अक्सर तकरीबन। तो मेरी जब आप कह लें कि 13-14 साल उम्र थी, तो
मेरे वालिद साहब इधर गोरखन थे वो भी। तो मुझे ना रात को ना उन्होंने 2 बजे उठाया, मुझे कहते आओ आज मैं तुम्हें एक शादी दिखा के लाता हूँ। शादी दिखा के लाता हूँ रात को 2 बजे। वो मैं और मेरे वालिद साहब ना हम इधर आ गए, इधर मालन साई की ना डिच थी। तो अब देखते क्या हैं, उधर तख्तो ताज लग रहे हैं, इतने इतने से भालू से हैं, उन्होंने पकड़े हैं, जा रहे हैं, रख रहे हैं, तख्तो ताज जोड़ रहे हैं, देगें पक रही हैं, वो हंस रहे हैं, उनके मुंह से आग गिर रही है, शादी का माहौल बना हुआ है पूरा। हमने कोई 2-3 घंटे उधर बैठे रहे हैं कब्र के पास ऊपर डिच के कॉर्नर पे। तो जैसे ही जान हुई है ना हर चीज़ ही गैप हो गई उधर से। तो आसिफ उसमें शक्लें कैसी थी, इंसानों जैसी थी, कैसी थी? शक्लें आप जैसे चूहे की शक्ल होती है लेकिन कलर वाइट था उसका, और कद उनके आप कह लें 1.5 से 2 फुट से बड़ा कोई नहीं था। फुट के थे, 1.5 फुट और 2 फुट कद था उनका। तो कितनी देर आप ये मंजर देखते रहे? ये 3 घंटे, हम 3-3.5 घंटे उधर बैठे देखते रहे हम। तो उसमें कोई खौफ नहीं आया? बिल्कुल मुझे नहीं डर लग रहा था, लेकिन मेरे अब्बा जी कह रहे थे कोई बात नहीं, खामोश हो के बस शोर नहीं करना या डरना नहीं, तुमने बैठो इधर। तो ऐसे वाकई अक्सर जो है ना। अच्छा आसिफ, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जिसने कोई जादू टोना करना हो तो अक्सर लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ दबा जाते हैं या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें रूनुमा होती हैं, तो इसके हवाले से आप बताइए। ये जादू टोने वाली बात है ना, जो अक्सर खुदाई करते हैं ना, मतलब किसी की पुरानी कब्र है, वो पहले लहर वाली बनती थी, तो अक्सर लोग कहते हैं इसके ऊपर ही दफन कर दो। तो वो उसके ऊपर जब खुदाई करते हैं ना, उसमें समझ लें आप हांडियाँ तवीतों की भरी हुई निकल आती हैं अक्सर। ये रूटीन की बात है समझ लें। तो कई लोगों ने गुड्डी सी बावे से लेके उस पर सुइयाँ लगाई होती हैं, साथ रेड कपड़ा लगा के उसमें कब्र में दफन कर आते हैं, बाबा जी भेज देते हैं, जाओ भी ये पुरानी कब्र में दफन कर आओ। ये जो है बस जहालत है सिर्फ, और कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। ये जहालत है। कोई लोग आएंगे, गोश्त पकड़ा है आधा किलो, अच्छा बकरे का गोश्त जो है ना सदका दे के आना जी, कब्रस्तान में फेंक दिया। भाई किसी गरीब को दो, मदरसे में डोनेट करो आप जाके जहाँ फ़ायदा हो, ये फेंकने से तो फ़ायदा नहीं है कोई भी। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं 400 साल पुरानी मुगलिया दौर की कब्रों पर, जिनके बारे में जब आप जानेंगे तो यकीनन आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और आपको पता चलेगा कि 400 साल पुरानी कब्रों के हवाले से जो कि सब जानना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। तो हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के एडमिन ऑफिसर बशीर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? जी ठीक था। अच्छा सर, इस वक्त जो हम जगह पर मौजूद हैं ये 400 साल पुरानी है, तो इसके बारे में हमारे तमाम नाजरीन को बताइए। ये जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं ये 400 साल पुरानी मुगलिया दौर की कब्रें हैं। ये पहले, इसके पीछे आप देखें, ये पहले जनाज़गाह होती थी। आज से कोई 100 साल पहले यहाँ पर लोग जनाजे पढ़ते थे। अब तो ये जनाज़गाह ख़त्म हो गया, हमने 2 जनाज़गाहें बना ली हैं। ये 4 कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। ये कब्रें देखें, इनके नाम है सैयदा अम्मा कुबरा कलंदर, हज़रत अबू शाह वली, सैयद करम शाह वली, हज़रत सखी सरवर कलंदर, और उर्फ़ आम में इनको कहते हैं जिन्ना वाली सरकार। ये कब्रें, ये मैं तो 15 साल से यहाँ देख रहा हूँ, ये तो 400 साल से भी मेरा ख्याल ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं। मैं ये कब्रें ये उसी मुगलिया दौर की हैं। अच्छा बशीर साहब, मुझे बताएं कि 15 साल का एक अरसा आपको यहाँ पर हो गया है, तो इसमें कोई ऐसे वाक़यात जो आपने अपनी आँखों से देखे हुए हों तो हमारे तमाम नाजरीन को बताइए। वाक़यात तो काफ़ी मैंने देखे हैं, जिसमें से मैं चंद शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे एक दफ़ा ऐसे हुआ कि ये मेट्रो पुल बन रहा था हमारा 2011 या 12 के अंदर, तो मुझे ऑर्डर आया कि 40 कब्रें शिफ्ट करनी है, यहाँ से स्टेशन बनाना है हमने LD की तरफ से, टीपा की तरफ से। तो मैंने फिर वो 40 कब्रें पहले खाली जगह पर बनवाई हैं। कब्रें बनवाने के बाद मैंने उनको लोहायकीन को बुलाया है। मैंने कहा अपनी अपनी कब्र पे खड़े हो जाएं, यहाँ से जो भी बाक़ियात निकलेंगी हम उठाकर उनको उस कब्र में ले जाएंगे, और आपको पता होगा कि ये कब्र हम मेरे वालिद की है, ये मेरे भाई की है, ये किसकी है वो कब्र। इसी तरह हुआ। मैंने बल्कि मीडिया के भी लोग कुछ आ गए थे, उनको भी हायर कर लिया था सबकी मौजूदगी में। तो गोरकन मेरे कोई 100 के करीब गोरकन को मैंने बुला लिया था। तो जब हमने कब्रें खोली हैं तो 40 कब्रों में से सिर्फ 2 की बाक़ियात नज़र आई हैं मुझे सही। बाकी तो हड्डियाँ ही इकट्ठी की हैं, उनमें तबूतों में डाल कर बाइज़्ज़त तरीके से हमने उनको दफन किया है। एक कब्र थी, उसको 10 साल हो गए थे, ग़ुलाम रसूल नाम था उनका। वो जब खोली तो मुझे गोरखन ने आवाज़ दी कि सारे इधर आओ, दौड़ के थे आओ।
मैं जब गया हूँ तो उसकी कफन के ऊपर मट्टी पड़ी हुई थी, 10 साल हो गए थे उनको। जब कफन को खींचा गया, झाड़ा गया, तो वो कफन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी यानी ताज़ा है वो कफन। जब उसको कफन उसका चेहरा वो गोरकन ने खोला बुज़ुर्ग का, तो बुज़ुर्ग थे, छोटी छोटी उनकी दाढ़ी थी, वो चेहरा भी उनका सलामत था और उसी तरह लेटे थे जैसे आज ही फौत हुए हैं वो। तो वो फिर मैंने उनके जब दफन कर दिया, उनका बेटा भी आया था, मैंने पूछा कि इनके आमाल मुझे बता दें, हम भी दुनिया में, हमने कल को मरना है। उन्होंने कहा जी ये सिंपल सी नमाज़ें तो पढ़ते थे और ये कुरान शरीफ की तिलावत भी करते थे, लॉन्ड्री का काम था जो जी इस्त्री वगैरह करते हैं ये वो काम करते थे। ज़्यादा इनका अमल था कि जितने रिश्तेदार इनके जो रूठे हुए थे ना, उनसे ये कोशिश करते थे मनाने की। ये उनके पाँव भी पकड़ लेते थे, माफ़ी भी मांग लेते थे, उनको वो मिला देते थे। तो मुझे लगता है कि अल्लाह को ये अदात ज़्यादा पसंद है कि ये आपस में रिश्तेदारों को मिला देते थे। अच्छा बशीर साहब, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या जो इतने अरसे में हो कि आप ख़ुद हैरान हो गए हो, तो वो हमें बताइएगा। हैरानगी की बात चले मैं एक और वाक़या बता देता हूँ आपको। वैसे तो पानी के पाइप जा रहे थे वासा के, जो से घरों में जाते हैं, बड़ा पाइप था, वो फट गया, साथ हमारी कब्रें थी, बाग गुल बेगम का इलाका था। तो वो जब पानी उस तेज़ी से उसमें गया कब्रों के अंदर, तो 4 कब्रों की बाक़ियात बाहर आ गई जो 3-3, 4-4 साल उनको दफन हुए थे। एक अम्मा जी, वो जब पानी उसके अंदर गया तो वो उनकी जो सी बॉडी थी वो कफन के साथ ऊपर पानी के ऊपर आ गई। उनके बालों पे मेहंदी भी लगी, इतने मैंने सिर्फ बाल तक देखे हैं उनके, बाल और चेहरा कि वो नज़र आया। कब्र गिर गई थी सारी उनकी। फिर हमने वो उसको ठीक करके वासा का पानी बंद करवा कर उन कब्र को ठीक किया, उनको वैसे ही दफन किया। वो जो अम्मा जी थी वो वैसी की वैसी ही यानी महफूज थी। तो उनका बेटे से मैंने फिर रब्ता किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैंने कब्र को ये खुल गई थी पानी की वजह से, तो अम्मा जी बिल्कुल सही थी और मैंने उसको ठीक करवा दिया है। तो इनका अमल क्या था, मैं कहूँ जैसे वाक़ई से पूछ लेता हूँ इनका अमल वगैरह क्या था। वो उनका बेटा PAE में पायलट था। वो कह रहे जी मेरे वालिद साहब की जो पेंशन थी ना, ये सिर्फ उस पर गुजारा करती थी और ये बच्चों को फ्री में, अपने मोहल्ले के बच्चों को ये सुबह और शाम कुरान पाक की तालीम देती थी। इनका ये ज़्यादा अमल था, अपने रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ रखती थी, ये बस ये इनका अमल था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बशीर अहमद साहब आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेने लगे हैं आपसे इजाज़त, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और दोबारा मिलेंगे एक मुनफरिद स्टोरी में। अपनी मेज़बान एनी बाजवा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।